हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। शुक्रवार को मणिपुर मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि विपक्ष शांति से चर्चा में हिस्सा नहीं लेते और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करते। हम उनसे रचनात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाया, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे, और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में सेमीकंडक्टर उद्योग पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आवश्यक है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी सेमीकॉन इंडिया के माध्यम से उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा ये भी मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए यह आवश्यक है। सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, वाई नॉट इन्वेस्ट। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमीकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं, और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। तो सीधे ले चलते हैं आपको, वहां भगवत मान लोगों को संबोधित कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे उत्थे लगते हैं जिथे विश्वास ना होवे। कईयां ने तो अपने घरें भी ला रखे भी, मेरे जान तो बाद कौन घरें आउंदा कौन है। विश्वास है ही नहीं ना, दुनिया विश्वास ते खड़ी है। सो जिन्ना विश्वास पंजाबियों ने मेरे ते कीता है, मैनू परमात्मा समत बख्शे कि मैं उस विश्वास ते खरा उतर सका। इज्जत भावें होने तो वध बढ़े ना, पर घटे ना, कायम रह जाए बस। होर की भालदे जी रब तो? फिर एडे वड्डे अहुदियां ते बिठाते, लोकां ने बिठाते, ते फिर लोकां दे हक च काम करी जाओ। फिर जदों अहुदा ही लोकां दा तो फिर लोकां वास्ते काम करी जाओ। इज की प्रॉब्लम होंदी है भी? सिर्फ नीयत साफ। दिल्ली दे विच स्कूलों तो शुरू होया काम अरविंद केजरीवाल साहब ने। 90% स्कूलों का बुरा हाल सी। दिल्ली के अफसर कहते ये बंद करके मर्ज कर देने प्राइवेट च। मनीष सिसोदिया जी कहते ना, इन्हों ठीक करा आप। कोई 90% किमें ठीक कर लाँगे जी? उन्होंने बहुत टाइम लग गया जी ठीक करने, क्योंकि दिल्ली जो ना उत्थे जगह की कमी है। उत्थे स्कूल ऐ नहीं बद सकते, उत्थे स्कूल ऐ बदते। अपने को बहुत पहली जगह स्कूलों को हैगी सी, सानू बहुत घट टाइम लगूगा, असी स्कूलों का काया पलट कर देंगे। और वो वास्ते समझो स्कूल वधिया बनाने तो टीचर चाहिए, तो टीचर कितों लेके आवांगे? तुसीं हैगे तो हैगे हो, तुसीं MA की है, तुसीं B.Ed की है, तुसीं ETT की है। मतलब जो तुसीं हैगे हो, फिर तुहाडे हुंदे होए सानू की प्रॉब्लम है भी?
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਨੰਬਰ 2, 5% ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਪੇਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੇਡ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 22, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ। ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ। ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ 21 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 66,000 ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 66,000 ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 66,000 ਨਹੀਂ 70,000 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ, MA MSc ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 66,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਮੁਫਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਥੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 55 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 59 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 69 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 89 ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਵੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 144 ਕਰੋੜ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 144 ਕਰੋੜ। 100 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, 44 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 44 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਰੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀਅਨਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ फिर ये फैसला करना भजना अद्धी छुट्टी वेले है या 8वें पीठ च। तो चंडीगढ़ से भगवत मान को आप सुन रहे थे। इस दौरान भगवत मान ने 12,500 कच्चे शिक्षकों को पक्के करने के नियुक्ति पत्र बांटे। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को देश में पहली बार आयोजित हो रही एशियाई जूनियर और बूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में शुक्रवार से शुरू हो रही है ये चैंपियनशिप 5 अगस्त तक आयोजित होने वाली है, जिसमें भारत की 30 सदस्यें इसमें शामिल होने वाली हैं। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत भविष्य में ओलंपिक का आयोजन करेगा और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और हम इसका बड़ा और भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत में खेलों के क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत भविष्य में ओलंपिक्स का आयोजन करेगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं और जब सही समय आएगा आपको सही खबर और अच्छी खबर भी सुनाएंगे। लेकिन भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और बड़ा भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत ने खेलों के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फेडरेशन में भी आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ हम बदलाव भी कर रहे हैं। उनमें और पारदर्शिता और जवाबदेही आ रही है और उसमें और प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म, ये टैप जब मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस दिशा। उधर गुजरात सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के 70 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से पुलिस महकमे में फेरबदल की अटकलें लग रही थी। नए फेरबदल में सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस डॉक्टर शमशेर सिंह को गुजरात के डीजीपी बनाया गया है। वे अभी तक वडोदरा के पुलिस आयुक्त थे। पिछले दिनों सरकार ने उन्हें डीजीपी स्केल पर प्रोन्नति भी दी थी। सरकार ने अनुपम सिंह गहलोत को बड़ोदरा और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक अहमदाबाद पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर उन्नाव के पूर्व थाना क्षेत्र के तुरसार गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां हॉस्पिटल से एम्बुलेंस से शव लेकर घर लौट रहे परिवार की हादसे में मौत हो गई। बता दें कि एम्बुलेंस में और अज्ञात वाहन में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, तो वहीं एम्बुलेंस में सवार मृतक की पत्नी और उसकी 3 बेटियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एम्बुलेंस पर रफ्तार का कहर टूटा है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के कनीना पहुंचे, जहां लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कनीना में खुला दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं भी सुनी। तो वहीं अनाज मंडी में सीएम का जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सीएम ने लोगों की जन समस्याएं सुनी, साथ ही महिला सहायता समूह की स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। उधर रायबरेली के वछराव थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ये शव रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है। रेल ब्रिज क्रॉसिंग के पास खून से लथपथ एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उधर ललितपुर थाना बखौरा क्षेत्र के बरौदा स्वामी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोग आपस में भिड़े थे। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़े, जहां पे दो पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव और लाठी डंडे चले। ललितपुर का ये मामला बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में लाठी डंडे और पथराव हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ललितपुर का ये मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई होगी, जिसके बाद विवाद में लाठी डंडे चले और जिसका वीडियो, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमीनी विवाद को लेकर ये दोनों पक्ष भिड़ गए थे। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर बरस पड़े। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश, ये पूरा मामला क्या है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है जनपद ललितपुर के थाना चखौरा क्षेत्र के ग्राम का मामला है, जहाँ पर जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि जो है दोनों पक्षों से लाठी डंडे और पथराव शुरू हो गया। जी तो रुपेश, इसमें किसी के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है? जी मैं आपको बता दूं कि जब दोनों पक्षों के बीच में जब पथराव लाठी डंडे चले, उसके बाद जो है छुटपुट जो है चोटें जरूर आई हैं दोनों पक्षों को। और उसके बाद जो है जाकर दोनों पक्षों ने थाना चखौरा में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि जो है पुलिस ने दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र लेने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जी तो पुलिस ने अभी तक इन लोगों पर क्या कार्रवाई करी है? कार्रवाई की बात करें तो अभी हालांकि जो है पुलिस ने दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र जरूर ले लिया है और पुलिस जो है जांच की बात कर रही है। जी तो रुपेश, ये इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है कि दो पक्ष जमीनी विवाद को लेकर भिड़ गए और मारपीट में ये दोनों की एक दूसरे पर लाठी बरसाते हुए, पत्थर बरसाते हुए भी नजर आए। तो इसको लेकर इलाके में अभी कैसा माहौल है? जी मैं आपको बता दूं कि जब जो है ये जो है जब जमीनी विवाद था तो जो है वहां पर एक पक्ष ने जाके दूसरे पक्ष से बात करी, तब जो है दोनों पक्षों के बीच जो है कहा सुनी हुई। और कहा सुनी के बाद जब विवाद जब ज्यादा बढ़ने लगा तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष के ऊपर जो है पत्थरबाजी, लाठी जो है वगैरह जो है चलने लगी। जो है लाठी चलने के बाद जो है उसमें 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनको जो है थोड़ी चोटें भी आई हैं। उसके बाद दोनों पक्षों ने जाकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य जो है ललितपुर है वहां पर जाकर उनका जो है इलाज भी, उपचार भी जारी है। जी तो पुलिस ने दोनों पक्षों का ये मामला सुलझा लिया है। पुलिस का क्या कहना है इसको लेकर? जी पुलिस जो है साफ तौर पर पुलिस का कहना अभी सिर्फ यही है कि अभी जो है दोनों पक्षों से जो प्रार्थना पत्र आए हैं उनको लेकर जो है गहनता से पहले जांच की जाएगी। उसके बाद जो दोषी पक्ष होगा उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए रुपेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं ललितपुर से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पत्थर एक दूसरे पर बरसाने लगे। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री जन आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और इसके बाद अधिकारी को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। तो सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और जिसको लेकर तुरंत अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, लखनऊ में
ये कार जनता दरबार लगाया गया मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर लोग अपनी फरियादें लेकर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की अपनी फरियादें सुनी और तुरंत उसको समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उधर मथुरा वृंदावन के प्रेम मंदिर के सामने रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने का कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन करीब 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे मथुरा के प्रेम मंदिर के सामने रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया है। 50 लाख तक का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये मथुरा का पर यह हादसा हुआ है, मथुरा की घटना निकलकर सामने आई, जहां 50 लाख तक का नुकसान का आकलन बताया जा रहा है, जहां पे एक रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया है। बता दें कि मंदिर के सामने रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। रेस्टोरेंट का नाम प्रेम मंदिर के सामने रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, रेस्टोरेंट जलने के बाद धुआं सा रेस्टोरेंट हो गया है, जिसकी तरफ से पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया है। और इस हादसे में लगभग 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने में लगी हुई है। 50 लाख तक का इस नुकसान बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, मथुरा में रेस्टोरेंट में आग लगी है, भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। प्रेम मंदिर के सामने रेस्टोरेंट में आग लगी है। रेस्टोरेंट में पूरा जलकर राख हो गया है। इसके चलते 50 लाख तक का नुकसान बताया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट को जलकर पूरा राख हो गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। तो मथुरा में ये हादसा हुआ है, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। फिलहाल इस हादसे में कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग को बुझाने में लगी हुई है। तो प्रेम मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। आग लगने से अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी। फिलहाल तो बढ़ते हैं आगे। मैनपुरी जिले में आई फ्लू ने दस्तक दे दी है, जहां जिला अस्पताल में हर रोज 300 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, जिले में आई फ्लू की दस्तक देने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और अस्पताल में जिस तरह मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए चिकित्सक डॉक्टर ललित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हर कोई आई फ्लू का शिकार होता जा रहा है और ज्यादातर ये बच्चों में फैल रहे हैं, क्योंकि स्कूल और कोचिंग में एक साथ खेलने पढ़ने से सीधे संपर्क में आने से आई फ्लू फैल रहा है। वायरल कंजक्टिवाइटिस है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, या तो डायरेक्ट संपर्क में आने से हो गया, या हाथ मिलाने से हो गया, या किसी का कपड़ा रुमाल इस्तेमाल करने से हो गया। किसी जो उसको वायरल फ्लू हो रखा है, बस उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, बस यही बचाव है। तो अलग रहें, हाथ धोते रहें। उधर मैनपुरी के ओचर क्षेत्र में किशोर के साथ गांव के ही व्यक्ति ने कुकर्म का प्रयास किया। तो वहीं कुकर्म के प्रयास का विरोध करने पर दबंग ने किशोर के परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। बता दें कि आनंद फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो मैनपुरी से ये वारदात सामने है, जो किशोर के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। गांव के ही व्यक्ति पर कुकर्म करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर दबंग ने मारपीट की और मारपीट में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।